नमस्कार, डॉक्टर अशोक चौधरी हूँ मैं अभिनव राजस्थान पार्टी से। हमारे इस विशेष लाइव में आपके सामने आज एक नई समस्या और उसके समाधान को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ राजस्थान के लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों से, जो मेरे आध्यात्मिक गुरु ओशो ने बताई है, और वो बात ये बताई है कि भारत की लगभग सभी समस्याओं के बारे में हमारी धारणा गलत है। जब हमारी किसी समस्या के बारे में धारणा ही गलत होती है तो हम उसके समाधान तक कैसे पहुंचेंगे। चाहे वो बेरोजगारी के बारे में हमारी धारणा है, गरीबी के बारे में हमारी धारणा है, भ्रष्टाचार के बारे में हमारी कोई धारणा है, राजनीति के बारे में, चुनाव के बारे में, सरकार के बारे में, जब हमारी धारणा गलत होती है तो हम उस विषय को, उस समस्या को समझ नहीं पाते हैं। और जब हम उस समस्या को समझ नहीं पाते हैं तो उसका समाधान कैसे करेंगे। बल्कि होता यह है कि आधी अधूरी जानकारी के कारण समस्या और गंभीर हो जाती है। और ये हिंदुस्तान और राजस्थान में हो गया है कि हमारी लगभग समस्याएं गंभीर हो गई हैं। चाहे वो शिक्षा की समस्या है, चाहे वो खेती की समस्या है, चाहे वो प्रशासन की समस्या है, हम उनका समाधान ढूंढ नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, कोई नहीं है, कोई नहीं कर सकता, निराशा फैला रहे हैं। तो ये कारण है कि हमारी धारणाएं सही नहीं है। हमारी धारणाएं सही होनी चाहिए। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस आने वाले समय में जब राजस्थान के चुनाव नज़दीक हैं विधानसभा के, तो मैं और मेरी पार्टी के लोग विभिन्न समस्याओं के बारे में धारणाओं को स्पष्ट करें, आपके सामने समस्या की जड़ दिखाएं और फिर संभावित समाधान को आपके सामने रखें ताकि चुनाव करने में आपको सहूलियत हो। मुझे पता है कि आज की तारीख में चुनाव का मतलब जाति और संप्रदाय का आकर्षण या किसी छद्म अवतारी के पीछे भागने की आदत, कि वो कोई चमत्कार करेगा और हमारा समाधान निकलेगा। ऐसे माहौल में हम कोशिश कर रहे हैं कि जागरूकता के माध्यम से हिंदुस्तान और राजस्थान में एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसके कारण से हमारी जो अगली पीढ़ी है वो एक अच्छी व्यवस्था के अंदर जीवन बसर करे, आर्थिक समृद्धि से, शांति से और आनंद से। ये मेरा और मेरी पार्टी का प्रयास है। तो आज की जो हम समस्या लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं वो समस्या घर घर में है। कल मैंने लोगों से पूछा था कि सास और बहू का मन मुटाव राजस्थान के कितने प्रतिशत घरों में। तो मेरे दोस्तों ने, किसी ने 75% बताया, किसी ने 80% बताया, किसी ने 90% बताया, लेकिन 50% से कम किसी ने नहीं बताया। कोरोना के काल में जब मैं लाइव करता था, जब लोग फ्री थे, उस समय इस समस्या पर मैं एक बार लाइव कर चुका हूं, लोगों को शायद याद है वो। आज फिर मुझे लगा कि एक पार्टी के रूप में मैं इस समस्या को और इसके हमारे समाधान को लोगों के सामने रखूं। इस समस्या पर मैं क्यों बात कर रहा हूं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन समस्या गंभीर है। लगभग हर घर उससे पीड़ित है। उसके क्या नुकसान है ये भी बताऊंगा, ये समस्या क्यों है ये भी बताऊंगा, इसका समाधान हम कैसे करेंगे सरकार में आने के बाद वो भी बताऊंगा। आराम से, ठंडे दिमाग से एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को सुन लीजिएगा, पी लीजिएगा। हो सकता है ये सुनने से ही काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ जाए राजस्थान के समाज पर। जब आपको समस्या समझ में आएगी तो उसके प्रति आपका गुस्सा कम हो जाएगा, उसके प्रति आपका जो डर है वो कम हो जाएगा, आशंकाएं कम हो जाएगी। हो सकता है कि समझ का एक वातावरण चुनाव से पहले ही शुरू हो जाए, लोग हमको पहले ही धन्यवाद करना शुरू कर देंगे, देखो चुनाव से पहले इन्होंने मामला सुलझा दिया, चुनाव के बाद तो और ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो समस्या है सास और बहू का मन मुटाव और फिर झगड़ा भी, और वो फिर आगे आगे कहां कहां बढ़ता, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारी धारणा क्या है इसके बारे में कि ये ऐसे ही चलेगा, हमेशा से चलता आया, बस ये धारणा हमारी। और एक पक्ष दूसरे पक्ष को दोष देता रहता है। सास कहती है कि बहू खराब है, बहू कहती है सास खराब है, बहू के परिवार वाले कहते हैं कि नहीं सास खराब है, फिर उस घर में वही कहानी रिपीट होती है। यानी हमारी धारणा ही गलत है इसके बारे में कि सास होने के कारण ही वो ऐसा व्यवहार कर रही है, जबकि सास होने के कारण वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है वहां तक हम नहीं पहुंचे। यानी बीमारी की जड़ तक हम लोग नहीं पहुंचे। जब तक बीमारी की जड़ तक आप नहीं पहुंचोगे तब तक समाधान नहीं होगा। उस जड़ में कोई दवाई डालनी पड़ेगी जहां से बीमारी शुरू हुई है,
लक्षणों का ट्रीटमेंट करते रहो, आप बुखार की गोली दे दो, खांसी की गोली दे दो, लेकिन जब तक आपको बीमारी समझ में नहीं आएगी तब तक आप सही इलाज नहीं कर पाएंगे। एक पार्टी के रूप में हम ये बात क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है कि यार पार्टियां इतने भारी भारी काम कर रही है, कांग्रेस के अध्यक्ष क्या भाषा बोल रहे हैं इन दिनों में जोरदार, बीजेपी के अध्यक्ष क्या भाषा बोल रहे हैं, अलग अलग नेता क्या बोल रहे हैं लोगों के सामने, किस तरह चुनाव जीतने की रणनीतियां बन रही है, और अभिनव राजस्थान पार्टी सास बहू के मामले को लेकर बैठी है। अजीब भी लगता होगा लोगों को, ये क्या विषय लेकर आगे। तो दोस्तों, आपको स्पष्ट हो कि एक पार्टी के रूप में हम राजस्थान को पूरी समग्रता से देखते हैं। हम ही एक वो ड्रीम पार्टी है राजस्थान की, हिंदुस्तान की, जो सारी चीज़ों को एक इंटीग्रेटेड वे में देखते हैं, समग्रता में देखते हैं। समाज क्या, शिक्षा क्या, खेती क्या, उद्योग क्या, प्रकृति, संस्कृति, हर चीज़ को हम समग्रता में देखते हैं। जैसे हमारा शरीर है वो समग्रता में ही काम करता है, यानी शरीर के सारे अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और भारत में आज़ाद होने के बाद हम ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं कि हम उस भारत को समग्रता में नहीं देख पा रहे हैं। हम सरकार को समाज से अलग देखते हैं, समाज को संस्कृति से अलग देखते हैं, संस्कृति को प्रकृति से अलग देखते हैं। ऐसे हमारे हमारी इस व्यवस्था, इस संरचना के टुकड़ों को हम अलग अलग देखते हैं। इसलिए अभी तक हम वो ठीक सा भारत बना नहीं पाए हैं जो सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। अभिनव राजस्थान कोशिश है उस सपने को साकार करने की। ये दूसरे राजनीतिक दलों की तरह सत्ता हासिल करने के लिए मर रही पार्टी नहीं है। ये एक नई व्यवस्था दिमाग में लेकर आई है जिसको यहाँ स्थापित करना है और इस सड़ी व्यवस्था को जेसीबी से हटाना है। जैसे कोई मकान हो जाता है बिल्कुल सड़ जाता है तो जेसीबी से हटा देते हैं उसको। अब आप कहोगे इसी में लिपापोती करो, तो उसको क्या लिपापोती करोगे आप, तो सड़ गया पूरा का पूरा। हम कह रहे हैं नहीं, इसको तो आप जेसीबी से हटा दो, इसकी जगह नया ये बना दो, हमारे पास पूरी तैयारी है। उस नई व्यवस्था का नाम है अभिनव राजस्थान। इसलिए हमारी पार्टी समाज के विषयों पर भी बात करती है, बल्कि ज़्यादा बात करती है, संस्कृति के विषयों पर भी बात करती है, आर्थिक प्रगति के मामलों पर बात करती है, प्रशासनिक सुधार के मामले में बात करती है, सारे मामलों में बात करती है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सास बहू का मनमुटाव हमारे हिसाब से राजस्थान की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या है। इस बात को स्वीकार जितना जल्दी कर लें हम अच्छा है। तो पहली बात तो स्वीकार कर लें कि समस्या है, इसको टाला नहीं जा सकता, घर घर परेशान है। इसके क्या क्या नुकसान अभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे कि राजस्थान का समाज इससे इतना पीड़ित है। और इसका समाधान भी बताऊंगा मैं आपको, पूरा पक्के वाला समाधान बताऊंगा जो हम सरकार में आने के बाद करेंगे। उसके बिना नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा उसका कारण भी बताऊंगा आपको, कि एक एनजीओ बना के हम लोगों को समझाइश करें वैसे हो जाए काम, तो ऐसे नहीं हो पाएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे होता नहीं है। सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक सुधार ऐसे एनजीओज के माध्यम से होते नहीं है, जो गलती हम इतने सालों से करते आ रहे हैं। सरकार को बीड़ा उठाना पड़ता है और सरकार का काम ही यही होता है। सरकार का काम क्या होता है? समाज को नई दिशा देना, समाज में विकास की गति तेज करना, समाज को परिवर्तनों के लिए तैयार करना, समाज की वर्तमान व्यवस्था को संतुलित रखना, ये सरकार का काम होता है। गॉट माई पॉइंट? अच्छा, मैं इन बातों पे किस अधिकार से कह रहा हूं? इस समस्या पे मेरा अधिकार क्या बोलने का? आपका ये जो आपकी जानकारियां, आपका ज्ञान है वो कहां से है? तो 2-3 सोर्स है मेरे। पहली बात तो मैं इसी समाज में पैदा हुआ हूं, मैं अमेरिका से नहीं आया हूं। यहीं गांव से उठ के और मेट्रो तक की यात्रा की है, मैंने सब तरह की पढ़ाइयाँ की है, नंबर 1। नंबर 2, जब मैंने आईएएस का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 2 सब्जेक्ट थे बड़े इंटरेस्टिंग, एक सोशियोलॉजी और एक साइकोलॉजी। ये दोनों सब्जेक्ट, तो इनमें सारे सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलुओं की स्टडी करनी होती है। तो जब मैं ये सारी चीज़ें पढ़ रहा था, उन दिनों ये विषय आया था बीच में कहीं पढ़ते पढ़ते कि भारत में सास और बहू के बीच में मनमुटाव और झगड़े क्यों होते हैं, उसका सामाजिक कारण क्या है, उसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। तो मेरी एकदम नज़र गई, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैं इसीलिए पढ़ रहा था कि किसी दिन मुझे मौका मिलेगा अभिनव राजस्थान बनाने का, तो ये सारा जो नॉलेज है ये मेरे काम आएगा। उस आधार पर आपको कह रहा हूँ। तो वो मेरे पास एक नॉलेज है कि आखिर होता क्या है, इसकी जड़ में क्या है, कौन से सामाजिक पहलू हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक पहलू हैं। और मुझे बहुत दुख भी होता है कि भारत में अभी भी समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन वो व्यवहारिक रूप में उतर नहीं रहा है, समाज में उतर नहीं रहा, उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और ऐसे ही मनोविज्ञान है, वो मनोविज्ञान पढ़ाई तो जाती है लेकिन अभी भी समाज को उस विज्ञान का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। मैंने वो दोनों पढ़े। फिर एक अच्छा अनुभव मेरे को ये हुआ दोस्तों कि 2017-18 में, 16-17 में
मुझे कोर्ट के साथ काम करने का मौका मिला। ये जो सामाजिक झगड़े होते हैं, इनके मुकदमे दर्ज होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि पहले एक समिति बैठे जिले में जो इन लोगों से बात करे कि आखिर मूल झगड़ा क्या है, क्या ये दहेज के लिए झगड़ा था या कोई हिंसा थी या कोई मनमुटाव था, पहले पता तो करें, उसके बाद पुलिस आगे बढ़े। उस समिति में मैंने 1.5-2 साल तक काम किया था और तब मैंने सैकड़ों इस तरह के केस देखे थे और सबके अंदर एक ही जड़ निकल के आई, सास बहू का मनमुटाव। पति पत्नी का झगड़ा जो है वो उसके कोई और रूट कॉजेज नहीं मिले, बहुत कम, 10% कोई दूसरे कॉज थे, 90% में हमको ये मिला। तब और मेरी ये धारणा पक्की होगी कि मैं जो सोच रहा हूं कि राजस्थान की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या यह है तो है, इस पर बात करना चाहिए। इस पर बात क्यों नहीं करते, हम क्यों छुपा छुपी करते हैं? कब तक करते रहेंगे, कब तक हम बचते रहेंगे इससे? हम बच रहे हैं ना सारी चीज़ों से, गरीबी है उससे बच रहे हैं, बेरोजगारी है उससे बच रहे हैं, नशा फैल रहा समाज में उससे बच रहे हैं, डिस्कस तक नहीं कर पा रहे हैं। ये तो ऐसे ही चलने वाला है। जो समाज ये सोच ले कि ऐसे ही चलने वाला है, वो समाज गर्त में जाएगा, वो देश गर्त में जाएगा और इस प्रक्रिया में हम लोग सब शामिल हो चुके हैं। उससे बचाने के लिए अभिनव राजस्थान अभियान चल रहा है। जो साथी अभी मेरे साथ जुड़ गए हैं उनसे एक निवेदन कि वो एक शेयर का बटन दबा दें ताकि बात थोड़ी आगे फैल जाए, दूर तलक चली जाए। इस बात को जाना चाहिए राजस्थान के हर घर में। तो ये तो मेरे अनुभव हो गए। अब ये जो समस्या है सास बहू की, इसका कारण क्या है, क्यों ये झगड़ा चलता है, इस झगड़े का मूल कारण क्या है, इस मूल कारण को हमको समझना चाहिए। तो दोस्तों, जो मैंने सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में पढ़ा था वो मूल कारण है कि मां का जो अटैचमेंट है वो अपने बेटे से काफी ज्यादा होता है, बेटे से ज्यादा होता है। और ये देखो, ये पीछे चलता है, ब्रेन में पीछे चलता है, सामने कोई नहीं कहेगा, कोई स्वीकार भी नहीं करेगा कि मेरी समस्या ये है। एक मनोवैज्ञानिक के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं वो चीज समझना कि मां का अटैचमेंट होता है बेटे से बहुत ज्यादा, उसको छोड़ता नहीं है, उसका पल्लू नहीं छोड़ता, मां के पास रहूंगा, मां के पास जाऊंगा, जब तक शादी होती है जब तक ऐसा रहता है। अब स्वाभाविक है, पहले उसको मां अच्छी लगती थी, अब शादी हो गई है, कल को उसको अपने बच्चे अच्छे लगने लग जाएंगे, परिवर्तन होगा। कहते हैं ना, पहले आपको अपनी मां अच्छी लगती है, फिर पत्नी अच्छी लगती है, उसके बाद आपके बच्चे अच्छे लगते हैं, फिर आपको पोते पोती अच्छे लगते हैं। आपका टेस्ट बदलता रहता है जीवन में, और भगवान ने इसी तरह से परिवर्तन की प्रक्रिया बनाई है। तो वो मां राजी राजी शादी करती है, जब तक तो खुश है। अब शादी करने के बाद में उसको लगता है कि मेरे बेटे का जो 100% अटेंशन मेरी तरफ था वो नहीं है। मूल समस्या यहां आती है। और वो ये बात कह नहीं पाती है, वो कह नहीं पाती है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरी चिंता क्या है, मेरी आशंका क्या है। अच्छा, बेटा और बहू उस आशंका को कम करने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करते, उनको भी नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। अब ऐसे में ये दोषारोपण का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। बहू को लगता है सास अच्छी नहीं है, सास को लगता बहू अच्छी नहीं है। जो राजी खुशी रिश्ता हुआ था वो रिश्ता अब दुश्मनी में बदलने लगता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा सब में ऐसा होता है, मैं पूरा इसको 100% जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकतर में होता है, ऐसा मान के चलिए, और आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे। तो वो कहते नहीं है, पर अलग अलग फिर रूप आने लगते हैं, अलग अलग तरह के नुक्स निकालना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो दूसरा पक्ष भी इधर से खींचना लगता है अपनी बेटी को, उनको भी लगता है कि वहां कुछ गड़बड़ है। अब ये जो मनमुटाव होने का मूल कारण क्या हो गया कि मां की यह आशंका कि मेरा बेटा अब मेरे से थोड़ा दूर हो गया है, उसका ध्यान अब मेरी तरफ नहीं है। वो जिसको इसने इतना प्रेम किया, इतना बड़ा किया, उसके लिए सब कुछ किया, उसके दूर होने की शंका, आशंका, डर, वो उसके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे काम करना शुरू कर देता है। अब वो इससे कैसे बच सकती है? या तो उसको समझ में आ जाए कि हाँ, ये जो बातें बोली जा रही है असल में मेरा डर वही है, वो स्वीकार कर ले कि ये तो परिवर्तन तो नियम है। या फिर बेटा और बहू कोशिश करें कि उसको उस आशंका से ग्रस्त ना होने दें। लेकिन ये बताएगा कौन? ये सामाजिक शिक्षा राजस्थान के कौन से स्कूल में, कौन से घर में, कौन से विश्वविद्यालय में हो रही है? बाकी सब तरह की शिक्षा हो रही है, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस सामाजिक शिक्षा की जरूरत है ना। इसके बिना जीवन कितना दुभर हो जाता है, कितना मुश्किल हो जाता है।
ये कोई नहीं कर रहा है। अभिनव राजस्थान में हमने सोच रखा है कि ये हमारा पार्ट होगा शिक्षा का, सामाजिक शिक्षा, भावनात्मक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, ये सारी शिक्षा का पार्ट होना चाहिए। प्रकृति के बारे में शिक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, संस्कृति के बारे में शिक्षा, तब आप शिक्षा को समग्र शिक्षा बोलेंगे। लेकिन अभी कौन बता रहा है? कोई भी नहीं बता रहा, बिल्कुल सुना छोड़ दिया समाज को, जैसे समाज को कोई जरूरत ही नहीं सीखने की। अच्छा, जानवरों का भी समाज होता है लेकिन उनकी ये सब आवश्यकताएं होती नहीं है, लेकिन मानव समाज में क्योंकि दिमाग ज़्यादा चलता है, बुद्धि दे दी है, अब उसको एक लाइन में ढालना ये इतना आराम से तो नहीं हो जाता कि आराम से आपके परिवार चल जाएंगे, आराम से समाज चल जाएगा, आराम से देश चल जाएगा। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत की है हमारे ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने, सबने मेहनत की है, अलग अलग संप्रदायों ने मेहनत की है, मेहनत उन्होंने खूब की है। लेकिन अब कहीं ना कहीं मामला रुक गया, अब पूरे समाज को अपने हाल पे छोड़ दिया गया। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमें क्या करना। इसके कारण से समस्या हो रही है। अब इस सास बहू के मन मुटाव के कारण क्या क्या नुकसान होते हैं उनको सुन लीजिए। सबसे पहला, घर की शांति भंग, हमेशा घर तनाव में रहता है, बहू भी तनाव में, सास भी तनाव में, ससुर भी तनाव में, पति भी तनाव में, पूरा तनाव का माहौल रहता है। पति की हालत यह रहती है कि मां की तरफ बोलूं या पत्नी की तरफ बोलूं, खिंचाव रहता है और कोई रोकने वाला नहीं इनको। मैंने जब वो अदालत में मुकदमे सुने थे तब लगभग में सब बातें यही आई, तो मैंने उनको कहा कि आपको कोई समझाता नहीं? बोले कौन समझाता है, जो आता है वो थोड़ा सा और घी डाल के जाता है इसमें। मैं उनको कहता हूं तुम लोगों की जब शादी हुई राजी खुशी हुई? बोले हाँ राजी खुशी हुई। रिश्ता देख के हुआ? बिल्कुल देख के हुआ, कूद कूद के, नाच नाच के हुआ, खाना भी लोगों ने खूब जीमा। अब वो लोग आपको मनाने के लिए नहीं आते हैं जब आपके बीच में मन मुटाव चलता, बोले अब कोई नहीं आता, बस वो समाज वहीं तक था। समाज में है साहब, जाना पड़ता है, ब्याह अटेंड करना पड़ता है, ऐसे कैसे हो सकता है? कार्ड आया उनका तब तक ठीक है, अब वो बीच में खिंचाव शुरू हो गया, बोला अब हम क्या करें, इनका व्यक्तिगत मामला है। इस कारण से फिर ये गलतफहमियां बढ़ती है, दूरियां बढ़ती है और अशांति घर में शुरू हो जाती है। आप सोचिए किसी भी सामाजिक रिश्ते में, किसी भी सामाजिक संस्था में तनाव रहता है, अशांति रहती है तो अपना अर्थ खो देती है, वो संस्था अपना अर्थ ही खो देती है। और भारत में परिवार नाम की संस्था धीरे धीरे अपना अर्थ खोती जा रही है। हम जानवरों की तरह सुने सुने क्यों नहीं घूम रहे आराम से? हमने परिवार और समाज इसलिए बनाया कि हम आनंद में एक दूसरे के साथ रहें, प्रेम से रहें, हमें सुरक्षित लगे हम परिवार में हैं। अब यहां तो असुरक्षा पैदा हो गई है, तनाव पैदा हो गया है, और इस रिश्ते के कारण हो गया। सबसे ज्यादा आप देखेंगे यही चल रहा है। हालांकि भाइयों भाइयों के बीच में भी चल रहा है, पति पत्नी के बीच में चल रहा है, भाभी और ननंद के बीच में चल रहा है, देरानी जेठानी के बीच में चल रहा है, लेकिन उन सब के अंदर ये सबसे क्रूशियल तनाव तो वो भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन ये धारा जो है यहां से निकलती है मूल रूप से। ये अगर ठीक रहे मामला तो सारी बातें ठीक हो सकती है। तो घर में अशांति, तनाव, पहला नुकसान। दूसरा, इसका बच्चों पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, मैंने शिक्षा मनोविज्ञान भी पढ़ाई है, मनोविज्ञान भी पढ़ा है। मैंने ये पढ़ाया है कि छोटे बच्चे अगर घर में अशांति का माहौल देखते हैं, लड़ाई झगड़ा देखते हैं, तो उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। और खासकर जो बच्चे छोटे होते हैं 6-7 साल तक के, उनके ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और वो पूरी जिंदगी रहता है, पूरी जिंदगी वो असुरक्षित महसूस करते हैं, वो लोगों पे अविश्वास नहीं कर पाते, वो ठीक से लोगों को प्रेम नहीं कर पाते, उनके भी आगे रिश्ते खराब होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। ये जो लड़ाई झगड़ा देखते हैं, वो चाहे वो अपने पिता और माँ के बीच में देखते हैं, चाहे वो अपनी माँ और दादी के बीच में देखते हैं, किसी के भी बीच में देखते हैं, उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो समझते सब हैं, कर रहे हो यार, मुझे शांति चाहिए। और मनोविज्ञान कहती है कि वो पीरियड ऐसा है बच्चे का 1 साल से 6 साल का, जब उसको सबसे अधिक शांति चाहिए घर में, उसके सही विकास के लिए। अब यहां कोई मतलब ही नहीं, तो वो भुगतते हैं इस चीज को। तीसरा नुकसान ये होता है कि
जो दादा दादी और पोते पोती के बीच में अफेक्शन होता है, दादा दादी और पोते पोती के बीच में जो रिश्ता होता है, वो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, कम से कम हिंदुस्तान में। तो वो रिश्ता इससे अफेक्टेड होना शुरू हो जाता है। ये बच्चों के विकास के लिए जरूरी है। इनके बच्चों के पास खूब सारा टाइम है, दादा दादी के पास खूब सारा टाइम है, बच्चे उनके साथ बहुत खुश हैं, उनके साथ खेलना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। जहां ये रिश्ते खराब हो जाते हैं वहां तो वो दर्शन आपको दादा दादी और पोते पोती के बीच में जो संबंध है वहां दिखाई दे सकता है। इतना प्यारा संबंध है, वहां कोई ईगो नहीं है, वहां उस संबंध में आपको ईश्वर के दर्शन होंगे। उससे अच्छा कोई संबंध नहीं होता है। तो आपके और किसी व्यक्ति के बीच में ऐसा संबंध हो जाए कि आप मैं और तू का फर्क भूल जाएं, तो समझ लीजिए ईश्वर उपस्थित हो गए हैं। ईश्वर की परिभाषा यही है, जब आप अपना मैं भूल जाते हैं, वहां भूलते हैं मैं। कुछ भी करा लो दादा दादी से, भले अपने बच्चों के साथ उन्होंने उस तरह से दोस्ती नहीं की, लेकिन पोते पोती के साथ एवरीथिंग इज फेयर। यह नुकसान होता है, इस रिश्ते की हत्या हो जाती है। फिर आर्थिक समृद्धि पर असर पड़ता है दोस्तों, घर बंटता है, अशांति के कारण काम आगे नहीं बढ़ता। फिर जो जॉइंट फैमिली है वो छोटी छोटी फैमिलीज में कन्वर्ट हो जाती है। एक रसोई की जगह 3 रसोई 4 रसोई हो जाती है, घर का खर्चा बढ़ता है। सारे लोग आपस में कोऑपरेट कर रहे थे, एक दूसरे को सहयोग कर रहे थे, वो सहयोग कम होता है तो घर को नुकसान। और चौथा और जो भयंकर नुकसान होता है दोस्तों, ये झगड़े अक्सर जान ले लेते हैं। मैं जब भी ऐसी खबरें सुनता हूं, बाड़मेर में महिला कूदी 3 बच्चों के साथ टांके में, कोई ट्रेन के आगे कूदी, मैं सोचता हूं कि अखबार वाले वो हकीकत क्यों नहीं छाप रहे हैं कि इसकी जड़ में क्या था, इस पूरी समस्या की जड़ में क्या था, किस कारण से समस्या आई इस हद तक कि महिला अपने बच्चों को लेकर कूद गई। वो तो एक्सट्रीम पॉइंट है, लेकिन उसके नीचे भी तो पॉइंट है। और फिर रिश्ते टूटना शुरू होते हैं। तलाक के केसेस आप 90% केसेस में देखिए, जहां पर तलाक होने की स्थितियां पैदा हो गई है, मुकदमेबाजी हो गई है, कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं लोग, वहां पर आपको मूल बात यही मिलेगी। मेरी गारंटी है 90% मामलों में आपको मूल बात यही मिलेगी। कितना खतरनाक ये समस्या है, आप सोच सकते हैं कितनी खतरनाक समस्या है। अब इस पर हम बात नहीं करना चाहते, समाज इस पर बात नहीं करना चाहता, रो रहे हैं, धो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बात नहीं कर रहा कोई। सरकार तो बात करती ही नहीं है। सरकार नाम की चीज अभी आपने देखी कहां है? अब पहली बार सरकार देखेंगे जब अभिनव राजस्थान पार्टी को वोट करेंगे, तब आपको लगेगा सरकार नाम की कोई चीज होती है जो समाज का भी ध्यान रखती है, जो पहाड़ों का भी ध्यान रखती है, जो बेरोजगारों का भी ध्यान रखती है, जो स्कूल का भी ध्यान रखती है। सरकार वो है, वो अभिनव राजस्थान बनेगी। आपको दिल खोल के उसके लिए वोट करना पड़ेगा। आपको बातें जच जाए तो ये अभी से तय करना पड़ेगा कि मैं तो मेरा वोट इस बार अभिनव राजस्थान पार्टी को दूंगा। बाकी को तो आपने देख रखा है, वहां कुछ होना जाना है नहीं। यहां वो है संभावना जो हो सकती है। हम क्या करेंगे, इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, हम लोग कॉलेज एजुकेशन के अंदर ही इस चीज को डाल देंगे कि आपके सामाजिक रिश्ते बेहतर बनाने के लिए क्या करना होगा। लड़के लड़कियों को समझाएंगे कैसे आपको इस समस्या को टैकल करना है। आपको पता है ये समस्या क्यों है, वो आशंका है, वो डर है, उसको खत्म करने के लिए आपको कितना प्रेम से अपनी सास को, अपनी मां को रखना पड़ेगा। उनको इस बात के लिए ट्रेन करेंगे। उनको कोई कह नहीं रहा, बेचारों को अनजान लोगों को धकेल के रख देते हैं रिश्ते में, फिर वो समझ नहीं पाते हैं, एकदम से अटैक होता है, वो समझ नहीं पाते हैं, गलतफहमियां बढ़ती है और फिर वो दोष देने लग जाते हैं। उनको इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा काम है कि एक अनजान महिला है, लड़की है, वो अचानक से किसी परिवार में जाके रहना शुरू करती है, वहाँ की चीज़ों से अपरिचित है, वहाँ के लोगों से अपरिचित है, एकदम वहाँ रहती है और फिर इस तरह का अटैक हो जाए उसके ऊपर। समझाएंगे, दोनों पक्षों को समझाएंगे। सब प्यारे हैं लोग, देखो दुनिया में, देखो मुझे तो कोई खराब लगता नहीं है। कोई कहते हैं सारी सास खराब होती है, कोई बहुएं खराब होती है, मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करता।
मैं मानता हूँ सभी लोग अच्छे होते हैं, हम लोग ठीक से समाज को चला नहीं पा रहे हैं, इसलिए दोषारोपण कर रहे हैं बस। अब कोई अपराधी बन गया, आप सोच रहे हैं अपराधियों को फांसी दे दो, गोली मार दो, ये कर दो, हम ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यार हमारे बच्चे भी तो इस रास्ते पे जा सकते हैं। प्रॉब्लम तो व्यवस्था में है ना, व्यवस्था गड़बड़ कर रही है। यहाँ पर कोई वर्ग खराब नहीं है, कोई वर्ग अच्छा नहीं है। आप अपनी कमजोरी थोपते हो दूसरों पे, समस्या से बचना चाहते हो, तो सारे लोग अच्छे हैं, सारी सास भी अच्छी है, सारी बहुएं भी अच्छी है। केवल यही है कि उनके बीच में समन्वय गड़बड़ हो गया, उसको ठीक करने का काम सरकार को करना चाहिए, सरकार को दिशा देनी चाहिए, फिर समाज ये काम कर देगा। ऐसा तो नहीं कि सरकार के लोग जा जाके सारी सास को, सारी बहुओं को समझाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसके समाधान के बारे में जब हमने सोचा था तो ये सोचा कि एक एक सास को, एक एक बहू को आप नहीं समझा सकते, कभी नहीं समझा सकते। समाज में एक साझा माहौल बनाना पड़ेगा, साझा माहौल बनाना पड़ेगा। समाज में हर तरफ यही बातें चल रही है, लोग क्लेम कर रहे हैं देखो हम कितना प्रेम से रह रहे हैं, देखो हम कितना प्रेम से रह रहे हैं। इस तरह का माहौल बनाना पड़ता है और बन जाता है माहौल। इस समाज को आप चाहे जिस दिशा में मोड़ सकते हैं, सरकार चाहे जिस दिशा में मोड़ सकती है। अभी सुना हो रखा है समाज, तो जिसको जैसे हाथ लगता है उधर मोड़ देता है। इस समय में कोई कंट्रोल नहीं है, जो चाहे जिधर ले जाए, कितना भी नुकसान हो रहा है उधर ले जाए, ले जा रहे हैं लोग बाग। कोई जाति के नाम से ले रहा है, कोई संप्रदाय के नाम से ले जा रहा है, कोई नई नई कुरीतियां लाके फैला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, छिन्न भिन्न कर रहे हैं। जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है और उसको जस्टिफाई कर रहा है। तो हम लोग युवाओं को एजुकेट करेंगे। दूसरा, हम लोग सास बहू सम्मेलन कराएंगे, बहुत बड़े बड़े सम्मेलन कराएंगे, और जिन सम्मेलनों में जो जिनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं वो अपने आप को प्रेजेंट करेंगे कि देखिए हम कितना प्यार से रहते हैं। होती है छोटी मोटी बात हमारे बीच में भी होती है, लेकिन हम कैसे टैकल करते हैं। तीसरी बात, हम बहू बेटी समान के नारे को चेंज करेंगे। बहू और बेटी एक समान, ये नारा हम चेंज करेंगे। बहू बेटी के बराबर नहीं होती है, बहू बेटी से थोड़ी ऊपर होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। बहू बेटी से थोड़ी ऊपर होती है इस लिहाज से कि वो अपने माता पिता भाई बहन सबको छोड़ के आपके घर में आती है। उसका सेक्रीफाइस है, बलिदान है। बेटी तो ठीक है, आपके यहीं बड़ी हुई है, तो आपको जानती है, आपका खून है, सब तरह का अटैचमेंट है आपका। बहू बेटी से ऊपर होती है। बहू बेटी समान करके हम क्या करते हैं, बहू का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम कर देते हैं, कम नहीं कर सकते। और आपकी बेटी जहां जा रही है, बहू बन रही है, वो वहां इंपॉर्टेंट है। ये तो गिव एंड टेक है ना, तो वो भी वहां उसकी कद्र ज्यादा होनी चाहिए। घर में सबसे ज्यादा कद्र होनी चाहिए बहू की होनी चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि भाई उनका बिहेवियर इस तरह से हो जाएगा पूरे घर का माहौल खराब कर दें, लेकिन सब अपनी अपनी सीमाओं में रहे। लेकिन एक बात तय हो, बहू का सम्मान बेटी से अधिक होना चाहिए, बहू बेटी से ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। और युवा लड़कियों को भी हम लोग शिक्षित करेंगे कि आप भी अपनी सास को समझो, उनका रेस्पेक्ट करो। आप अगर पढ़े लिखे हो तो ज़्यादा रेस्पेक्ट करो। आप कहते हो ना शिक्षा से आपको क्या शिक्षा विनय सिखाती है, विनम्र बनाती है। विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या से आप विनम्र बनते हैं। अगर आपने सही रूप में विद्या प्राप्त की है तो आपको विनम्र होना आना चाहिए। आप अगर शिक्षित हैं तो आपको ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, बातों को टालना आना चाहिए। कभी कभी हो जाता है, ऊपर नीचे बात हो भी गई, टालना आना चाहिए। और आप दूसरों के लिए कुछ करना सीखें, बजाय उसके कि सब मेरा ध्यान रखें, मेरे लिए करें। आप दूसरों के लिए कुछ करना सीखें, दूसरे का ज़्यादा ख्याल रखना सीखें, तो लगेगा हाँ आप शिक्षित हो, आप अलग हो। शिक्षा का कुछ असर ऐसा होना चाहिए। और आखिरी तरीका हम मीडिया के माध्यम से अपनाएंगे। ये जो अभी गहलोत साहब दे रहे हैं, दिन भर अपनी फोटोएं दे रहे हैं, तो हमारे अभिनव राजस्थान के माहौल में क्या होगा, जब लोग हमको फुल वोट देंगे और हम लोग सरकार में आएंगे, तो दिन भर मीडिया में ऐसी चीज़ें आया करेंगी। फुल पेज होंगे तो इस बात के होंगे, मुख्यमंत्रियों की फोटो वोटो नहीं होंगी। ये हमारे घोषणा पत्र में पहले से रहेगा, और ये बात भी हमारे घोषणा पत्र में रहेगी कि इन सामाजिक समस्याओं पर हम काम करेंगे। जिसमें से एक सामाजिक समस्या ये है, हम घोषणा पत्र में लिखेंगे इस पर हम काम करेंगे। इसको 100% सुलझा देंगे ऐसा क्लेम नहीं करेंगे, हम कहेंगे इसको बहुत कम कर देंगे। थोड़ा बहुत तो बहुपना, थोड़ा बहुत तो सासपना चलना भी चाहिए, उसकी अपनी खूबसूरती है, वो तो रहना चाहिए। लेकिन जिस लेवल पे चला जाता है, कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, आदमी बिल्कुल डिप्रेशन में आ रहा है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, माँ के पास जाऊं, मेरी पत्नी का मानूं, क्या करूं, वो डिप्रेशन में जा रहा है।
घर बंट रहा है और लास्ट में ये टांके में कूदने जैसी स्थितियां बन रही हैं। बीमार हैं महिलाएं इस कारण से, शारीरिक वो जो दिमाग में चलता है उसका शरीर पे असर होता है, जिन्हें मनोशारीरिक रोग कहते हैं, उनसे ग्रस्त हैं। इन सब पे काम करना पड़ेगा गंभीरता से दोस्तों। ये समाज मजाक नहीं है, ये देश मजाक नहीं है, ये ऐसे नहीं चलेगा जैसा हम इसको चला रहे हैं। हम अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, परिवार में खोखले होते जा रहे हैं, समाज में खोखले होते जा रहे हैं, बाजार में खोखले होते जा रहे हैं, हर जगह हम खोखले होते जा रहे हैं अंदर से अंदर। और हेकड़ी ऐसी है कि हम सब जानते हैं, फैक्ट ये हम नहीं जानते, हम जानना ही नहीं चाह रहे। जब हम जानना चाहेंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। जब आप समस्या को समझ जाते हैं ठीक से, उसकी जड़ में चले जाते हैं, आधा समाधान तो हो गया, समझने से ही हो गया। तो मीडिया का उपयोग भी हम इसके लिए करेंगे दोस्तों। अब यह है कि आप हमारे को वोट क्यों करें, करिए ना वोट। मैं और मेरे साथी तैयार बैठे हैं खूब सारा प्लान लेके आपके लिए। पार्टी है, उम्मीदवार खूब सारे खड़े होंगे, सभी सीटों पे उम्मीदवार रहेंगे। प्लान हमारा स्पष्ट है, काम करने की इच्छा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हमारे पास तो कुछ है कहने को, करने को। बाकी जो विकल्प आपके सामने खड़े हैं वहाँ तो वैसे भी क्या है, आप भी जानते हैं कुछ होने वाला नहीं है, 5 साल खराब हो जाएंगे। ऐसा क्यों करते हो? एक बार हमारे ऊपर विश्वास करिए, हमारी सारी बातें अगर आपको ठीक लग जाए तो फिर देखो, फिर दोगलापना मत करना। अगर आपको लगे हमारी बात ठीक है फिर साथ दीजिए, या फिर कहिए कि आपकी बात हमारे को जमी नहीं, ये झगड़े ठीक है, इट्स ओके, चलना चाहिए, क्या दिक्कत है। मैंने हमारे एक परिचित को यही कहा था, उन्होंने कहा आपकी बातें तो बहुत ठीक है। फिर मैंने कहा तकलीफ कहाँ आपको, जब हमारी बातें ठीक है तो साथ दीजिए, पूछिए हमसे सवाल और उनके जवाब आपको संतुष्ट कर दें तो फिर हमारे साथ आ जाइए। तो या तो हम ठीक नहीं है या फिर आप ठीक नहीं हो, दोगलापना मत करो। ठीक है तो ठीक है, फिर साथ दो। अच्छे लोग हैं, इनके पास एक प्लान है, इनके साथ हो जाए। क्या हम कोई दूर से आए हैं, बाहर से आए हुए हैं? आपके बीच में यहीं के लोग हैं, यहीं बड़े हुए हैं, हमने कोई गलत काम किया नहीं है। 10 साल से आपके बीच में जागरूकता का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं, किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए हम काम करते हैं। छोटी छोटी समस्याओं में अपनी बात रख रहे हैं, लोगों को उसके बारे में बता रहे हैं। गलत काम तो कुछ कर भी नहीं रहे। तो हमारा जो रिकॉर्ड है 10 साल का वो तो बता रहा है कि हमारा इंटेंशन सही है, वरना ऐसे काम कौन करता है? हम जिस तरह का काम करते हैं ऐसे कौन काम करता है? जब कर रहे हैं आपको लग गया, आपके सामने क्लियर कट है। हमारा तो सब कुछ इसके ऊपर वीडियोज हैं, हमारी तो एक एक बात क्लियर है। हमने तो कोई बात डिलीट भी नहीं करते, जो बात है साफ है, फैक्ट्स के साथ है, हवा में एक बात करते नहीं। ऐसा लग जाए साथ दे दो ना, तो ये भी सुलझाएंगे। और पति पत्नी के जो विवाद हैं उनके बारे में एक दिन और बात करूंगा मैं, कि इनके बीच में समझ कैसे अधिक हो सकती है, कैसे बढ़ सकती है, कैसे इनका जीवन आनंददायक हो सकता है, कैसे ये रिश्ता अच्छा हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ साथ हम खेती पे भी बात किया करते हैं, हम पशुपालन पे भी बात करते हैं, शिक्षा के प्राथमिक पे, माध्यमिक पे, उच्च शिक्षा पे भी बात करते हैं। हम लोग नदी, पहाड़, पेड़ को बचाने के बारे में भी बात करते हैं। हम हमारी सांस्कृतिक विरासत के ऊपर भी बात करते हैं कि कौन कौन से मूल्य, हमारे सांस्कृतिक मूल्य जो अच्छे हैं, जिनको नकारने की जरूरत नहीं, जिनको संवारने की जरूरत है, जिनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो समग्रता में हम लोग बात करते हैं, सारे विषयों पे बात करते हैं। हम अच्छा प्रशासन कैसे हो उस पर भी बात करते हैं, सब तरह की बात करते हैं। और ऐसी बात करने वाला आज की तारीख में आपके सामने कोई है दूसरा, उसकी तरफ ध्यान लगा लीजिए। अगर हम हैं तो हमारे ऊपर ध्यान दीजिए, और अच्छा रहेगा नया विकल्प। विषय अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, मेरे लिए काफ़ी पेनफुल है इन द सेंस कि मैं जब आसपास देखता हूँ समाज में लोगों को दुखी, तो मेरा मन करता है कि मैं अभी कोई बहुत बड़ा सम्मेलन करा दूँ जोरदार वाला। लेकिन मैं सरकार में नहीं हूँ, मेरे पास संसाधन नहीं है, सरकार में आना इसके लिए ज़रूरी है। अब कोई कहते हैं आप तो बाहर से करो, सरकार में तो वही लोग आएंगे, तो उनके पास है क्या कहने को, वो क्या करेंगे आके। और अब विश्वास हो चला है कि हम लोग आप लोगों के सपोर्ट से सरकार में आएंगे, बहुत प्रेम से। अभी ये जो गणित और समझ लोगों की है वो कहीं धरी रह जाएगी, और एकदम इस मैराथन में अभिनव राजस्थान पार्टी सबसे आगे निकलेगी बहुत जल्दी। और ये सारे काम हम करेंगे। ये सारे काम आपके सामने रखने का कारण ये है कि आपको पता रहे हम क्या करने वाले हैं, मालूम तो रहे ये क्या करने वाले हैं, स्पष्ट रहे। और वो हम हमारे घोषणा पत्र में ठीक से लिखेंगे। ये इतना हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इतना कर सकते हैं, ये संभव है। और लोगों को समझ में आना चाहिए कि संभव है, उससे ज़्यादा कोई घोषणाएं नहीं करेंगे।
खूब शुभकामनाएं सारे परिवारों को, सब परिवारों में शांति रहे, प्रेम बना रहे, आनंद से रहें, उनके रिश्ते बहुत प्यारे रहें और एक दूसरे के लिए कुछ करने की उनके अंदर भावना रहे, जज्बा रहे और तनाव से बाहर आ जाएं, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करें, बहुत कुछ करें। डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से। पहली बार किसी पार्टी ने इस तरह की बात आपके सामने रखी होगी।